धनंजय जी, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति, तो फिर अगर इस लिहाज से मैं देखूं और जो संजय जी कह रहे हैं, मैं अगर उस आधार पर बात करूं तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों को लेकर तो तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, फिर कैसे आप हिंदुओं की पार्टी हो गए? कैसे आपका हिंदुओं का वोट बैंक है, आप उनको केटर करते हैं? कैसे हो गया ये, फिर बताइए जरा। पूर्णिमा जी, हम तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2004 में सरकार छोड़ी थी, भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी भारत 11वीं अर्थव्यवस्था होता है, जो 10 साल के बाद आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। 16,03,448 करोड़ का जो 2013 का बजट था, आज 45,06,627 करोड़ का बजट है, लगभग 3 गुना। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि की गई, 12 करोड़ घर बने, 4 करोड़ किसानों के घर बने, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 बनी है, 400 मेडिकल कॉलेज। नहीं, आपने कहा ना कि उन्होंने 10 साल में अपने कामों का जिक्र करना चाहिए। वो 10 साल में अपने कामों का जिक्र करने लगे, 10 साल में वो अपने कामों का जिक्र करने लगे। उन्हीं सवाल है, यदि भारत यदि तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यदि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो आप ये बताइए कि आम जनमानस के जीवन में क्या फर्क पड़ा? 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को आपको क्यों देना पड़ा? ये मैं काउंटर करना चाहता हूं इनसे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, इनका जवाब ले लेती हूँ। धनंजय जी, इसी पॉइंट पर जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल, मां काशीपुराधीश्वरी, मां अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि कांग्रेस के राज में जो गेहूं सड़ा करके एफसीआई एक रैकेटियर चलते थे उस पर और उसको बेचा जाता था, मतलब हम उस अन्न उत्पादन को आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। वो जी जरूरतमंद जो लोग हैं, एक कोरोना काल में स्कीम शुरू की गई और अन्न का हमारे पास प्रचुर भंडार है। दूसरी बात, अगर अन्न का भंडार नहीं तो कहीं से इंपोर्ट करके क्या कि उंगली हिलाने से अन्न नहीं आ रहा है। इस देश का किसान मजबूती के साथ अन्न पैदा कर रहा है, सरकार की नीतियां पैदा कर रही है और तब जाकर उसको दिया जा रहा है। दूसरी बात पूर्णिमा जी, आप क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल है, दिया क्यों जा रहा है? एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, जरूरत है दिया जा रहा है, गरीब को दिया जा रहा है। जरूरत है इसका मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। यदि जरूरत है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का, मतलब आप 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है, आप फर्जी अर्थव्यवस्था में झोंक रहे हैं देश को। यदि आपकी अर्थव्यवस्था 5वीं है, आपके हिसाब से संजय जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी एक सेकंड। संजय जी, फिर इसका मतलब तो ये है, 1 मिनट सर, 1 मिनट, हम कितनी बड़ी एक धनंजय जी 1 सेकंड, धनंजय जी प्लीज मुझे 30 सेकंड जरा धनंजय जी दीजिएगा और उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं संजय जी, अगर मैं उसके हिसाब से समझूं तो मुझे तो ये समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम कितना बेहतर कर रहे हैं, हमारी महंगाई दर क्या है, हमारी विकास दर क्या है, ये भी आंकड़े बीजेपी जारी करती है। इसका मतलब आपके हिसाब से तो है ना, बीजेपी जारी करती है। जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो भी धता है, उनको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं, आप ये देखिए 70 रुपया से पेट्रोल 100 रुपया है कि नहीं है, महंगाई दर कैसे नीचे आ गया। आप डीजल का रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं है, महंगाई दर कैसे नीचे आ गया। दाल जो सरसों का तेल आपका धनंजय जी 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा प्लीज सर, फिर मुझे राकेश जी और आकाश जी के पास जाना होगा। 30 सेकंड में सर प्लीज। पूर्णिमा जी, जिनको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कौन जारी करता है डाटे, अब उनको बताइएगा। अब 2004 सामने दिख रहा, टाटा का क्या करे भाई, बीच में बोलने की बीमारी है क्या? डाटा का लेके हम क्या करें ये बताइए ना। आपके मैं डाटा बता रहा हूँ ना आपको, क्या करें डाटा का लेके, जो दिख रहा है सामने कि महंगाई आपने डीजल पे कम नहीं किया, सावन के अंधे को भराई किया है। सावन के अंधे को महंगाई का जवाब सुन लीजिए। जब 2004 में सरकार हमारी गई, 36 रुपए पेट्रोल था, 2014 में 76 रुपए था, कितना बढ़ा? 118%। आज 96 रुपए, कितना बढ़ा? 27%। तो महंगाई सापेक्ष बताइए, महंगाई दर क्या हुआ? तो आप महंगाई दर अगर यूपीए काल की और बीजेपी एनडीए काल की अगर आप महंगाई दर कंपेयर करेंगे तो विकास दर भी करिए ना सर, विकास दर भी करिए कि कितनी रही। कंपैरिजन अगर करना है तो हर चीज का कीजिएगा ना, और आज 33% बढ़ा, हर चीज का करेंगे ना। लेकिन मेरा ये चर्चा का विषय संजय जी नहीं है, मेरा ये चर्चा का विषय नहीं है सर। सुनिए, जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है मैं कहती हूँ कि आप ऑन करिए ना, क्या समस्या है? राकेश शुक्ला जी, अगर अपने मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र किया है कांग्रेस ने, अगर मनमोहन सिंह ने इस बात का जिक्र किया था तो उसको कांग्रेस को ऑन करने में समस्या क्या? अगर राहुल गांधी अपनी रैली में जाके इस बात का फिर से जिक्र करते हैं तो अब इस पर इतनी कांग्रेस की नाराजगी क्यों नजर आती है? पूर्णिमा जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं तय करते कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समयानुसार उसका उपयोग करना इनको बाखूबी आता है।
जब मौत का सौदागर कहा जाता है सोनिया गांधी जी की तरफ से तो उनके लिए फायदेमंद होता है। असादुद्दीन ओवैसी जी की तरफ से जब कहा जाता है योगी और मोदी नहीं रहेंगे तब कोई भी उसका विरोध नहीं करता। और ये आपके सहारनपुर के जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी तरफ से टुकड़े टुकड़े किया जाता है तो कोई नहीं करता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सभी दल ये क्यों नहीं तय करते कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी की तरफ से जब 2006 में ये विषय उठाया गया तो कांग्रेस के इशारे पे ही प्रधानमंत्री का पूरा भाषण तैयार होता था। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जितना ईमानदार चेहरा कांग्रेस के पास मनमोहन सिंह जैसा था, यदि उसका बाखूबी उपयोग किया जाता तो आज उन्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पास कोई बेहतर चेहरा नहीं है। लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने दलित, आदिवासी और मुस्लिम ये क्यों कहा, हिंदुओं में विभाजन और मुस्लिमों को लेकर एकीकरण की बात क्यों कही गई। हमें याद है एक बार मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा कि 1919 में जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि वो मुस्लिमों को साथ लेके चलेगी या हिंदुओं को साथ लेके चलेगी। और मुझे लगता है 1919 से लेके आज हम 2024 में खड़े हैं, आज भी कांग्रेस ये स्पष्टता के साथ नहीं कर पा रही है कि वो किसको साथ लेके चलेगी। इसीलिए जितनी बार राजनीतिक मुद्दा बनता है उतनी बार कांग्रेस को बैक में जाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो विषय उठाया गया मनमोहन सिंह की तरफ से, आज वही विषय उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक, घातक साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्हीं के मुद्दे को उठा के उन्हीं के सामने खड़ा कर दिया। आप आज भी ये तय क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस को अभी भी संभलना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इसके चलते ही जो उसका वोट बैंक लगातार क्षेत्रीय दलों के पास जा रहा है वो वोट बैंक कहीं ना कहीं घर वापसी करेगा। ठीक है सर, ठीक है। आपने जो सवाल उठाया उसी ठीक मोमेंट पर चंद्रमोहन शर्मा जी ने ज्वाइन किया। चंद्रमोहन जी, जो राकेश शुक्ला जी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही कि उसको कौन से वोट बैंक को साथ लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास की बात तो आप करते नहीं है। रेफरेंस प्रधानमंत्री जी ने 2006 मनमोहन सिंह के बयान का दे दिया। तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी आप पर लगाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, असली ध्रुवीकरण तो बीजेपी करती हुई नजर आती है। लेकिन अब उस मुद्दे को ऑन करने की बजाय आपको ऐसा क्यों लगता है कि उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए? सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का हो, इसको किसी धर्म के एंगल से देखने की क्या जरूरत कांग्रेस को? देखिए पूर्णा जी, सबसे पहले तो देश के एक मुखिया जो देश का परिवार का हेड है, अगर वो 10 साल के अंदर परिवार का हेड रहे और अपने परिवार को 10 साल चलाने के बाद भी वो इतनी दयनीय स्थिति में हो और वो पुरानी सरकार के किसी हवाले को दे, तो उससे ज्यादा दयनीय प्राइम मिनिस्टर दुनिया में नहीं हो सकता। पहला। अब आती है कि कांग्रेस बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति नहीं अडॉप्ट करती। तुष्टीकरण का सारा कौन करती है? भाजपा लेती है। अगर 10 साल में आप काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल में भाजपा एक काबिल सरकार थी, तो उसको पुरानी परिस्थितियों का हवाला देके आज की स्थिति के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा, किसी भी तरह से मनमोहन सिंह जी का वो बयान तुष्टीकरण पर आधारित ही नहीं है। उन्होंने संविधान के लेख के ऊपर संविधान को मानते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर समुदाय को उसके अंदर जोड़ते हुए बात कही, जिसका इस्तेमाल भाजपा मुझे उस बयान में बहुसंख्यक तो न दिखाई दिया न सुनाई दिया सर। बहुसंख्यक क्या समाज का हिस्सा नहीं है? संविधान में उनके पास बराबरी के अधिकार नहीं है? देश के अंदर आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और बिल्कुल है और पूरा बयान मैंने धनंजय जी को पढ़कर बताया जो कहा उन्होंने। लेकिन उसकी अंतिम लाइन क्यों सर? अंतिम लाइन ये क्यों कि पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए? पूर्णिमा जी, मैं सुना देता हूँ, अगर आप कहोगे तो। अरे सर, मैंने सुन लिया, पढ़ लिया, आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने उसका जिक्र भी कर दिया, मैंने उसका जिक्र भी कर दिया सर, आप थोड़ा लेट आए। मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के बयान में उन्होंने बोला कि ये संविधान के ऊपर अनुसूचित जनजाति मैंने एग्जैक्ट वर्बेटम पढ़ के चंद्रमोहन जी बताया, उन्होंने सबके लिए दिया। चंद्रमोहन जी, मैंने वर्बेटम बताया जो कहा मनमोहन सिंह ने, उसमें इसका भी जिक्र है जो आप कह रहे हैं।